रानी की ब्याह की उम्र हो चली थी और उसका ब्याह खोजा जा रहा था। रानी की एक बड़ी बहन थी सोनी, जिसका 3 वर्ष पहले विवाह हुआ था। उसके बाद रानी का भाई और फिर रानी सबसे छोटी थी। अब रानी का ब्याह खोजा जा रहा था। रानी का ब्याह अभी नहीं हुआ था। माँ बाप ने सोचा पहले बेटी का ब्याह कर देते हैं, फिर घर में बहू लेकर आएंगे। रानी भी अपने सपनों के राजकुमार की खुशियों में खोई रहती थी और अपने आने वाले जीवन के सपने देख रही थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। रानी की बड़ी बहन सोनी, पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ कि वह दुनिया छोड़कर चली गई। और उसकी एक छोटी बेटी थी जो कि 1 वर्ष की थी। अचानक एक दिन सुबह सोनी के सीने में दर्द हुआ और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने हार्ट अटैक की बात कही। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में ऐसे हार्ट अटैक से सोनी की मृत्यु हो जाएगी। घर में मातम पसर गया। कहाँ रानी की शादी खोजी जा रही थी और कहाँ घर की बड़ी बेटी की मृत्यु हो गई। ऊपर से उसकी एक छोटी बच्ची। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसी तरह से करीब 2 महीने का वक्त बीत गया और सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन सोनी के घर में बहुत समस्याएं होने लगी, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और उसके पिता को नौकरी पर जाना होता था। बच्ची की माँ नहीं थी, तो सारी जिम्मेदारियां दादी के ऊपर आ गई थी और दादी बूढ़ी थी, उनसे यह सब कुछ नहीं होता था। इसलिए सोनी की सास सोनी के पति को दूसरी शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी और बोल रही थी, इतनी छोटी बच्ची को मैं नहीं देख सकती। तू दिन भर ऑफिस में रहता है और बच्ची को माँ की ज़रूरत है, तो तू दूसरी शादी कर ले, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। सोनी के पति को भी ऐसा ही लगने लगा था कि अब वह घर और ऑफिस दोनों जगह को नहीं संभाल पाएगा और उसे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। इधर रानी के घर में रानी की शादी तो खोजी ही जा रही थी। ऊपर से रानी के घर वालों को पता चला कि सोनी का पति दूसरी शादी करना चाहता है। उन लोगों को लगा कि उनकी बेटी तो इस दुनिया से जा चुकी है और अगर उसका पति दूसरी शादी कर लेगा तो उनकी बेटी की औलाद की सौतेली माँ आ जाएगी, जो कि उनकी बेटी की बेटी को बहुत कष्ट देगी। आखिर अभी दामाद जी की उम्र ही क्या है। अगर रानी का ब्याह उसके जीजा से कर दिया जाए तो सोनी की बेटी को माँ का प्यार भी मिल जाएगा, क्योंकि मौसी तो अपनी बहन की बच्ची को अपनी बच्ची जैसा ही प्यार देगी और रानी का ब्याह भी हो जाएगा। साथ ही साथ खर्च भी कम होगा, बल्कि बिना खर्च के ही शादी हो जाएगी, क्योंकि अपनी बड़ी बेटी को तो उन्होंने काफ़ी कुछ दिया ही था। वह सब तो उसके पास वहाँ होगा ही। वह तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो सब कुछ खुद ब खुद रानी को ही मिल जाएगा। और एक शादीशुदा आदमी से दोबारा शादी करने में कोई भी लड़की वाला कुछ नहीं देता, बस अपनी लड़की विदा करता है। यह बात तो सब जानते ही हैं। इस तरह से उनका शादी का खर्च भी बच जाएगा और रानी की शादी भी हो जाएगी। साथ ही साथ उनकी बड़ी बेटी सोनी की बच्चे को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और वह सौतेली माँ की गोद में जाने से भी बच जाएगी। इस तरह से उनकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों का परिवार संवर जाएगा। यह सोचकर उन लोगों ने सोनी के ससुराल में अपना प्रस्ताव भेजा, जिसे उन लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इससे अच्छा क्या हो सकता था कि बच्ची की मौसी ही बच्ची की माँ बनकर आ जाए। लेकिन जब यह बात रानी को पता चली तो उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और बोला, मैं अपने जीजा से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी। कैसे मैं एक शादीशुदा आदमी से शादी कर लूँ? क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? क्या मेरे में कोई कमी है जो मैं एक विधुर से शादी कर लूँ? मेरी इच्छाओं का क्या होगा? मेरे में क्या कमी है जो मैं समझौते वाली शादी करूं? मैं क्यों किसी और की सौतेली माँ बनूं? ठीक है, मैं बच्चे की मौसी हूं, तो मुझे मौसी ही रहने दो। उसकी माँ बनाने की क्या ज़रूरत? मैं यह शादी नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं एक शादीशुदा आदमी से शादी करके अपने सारे अरमानों को कैसे मार दूं? यह नहीं हो सकता। लेकिन रानी के घर वाले बिल्कुल नहीं मानने को तैयार थे। उनका कहना था कि तुझे तो अपने जीजा से शादी करनी ही पड़ेगी। इस तरह से दोनों के घर बस जाएंगे, तेरी शादी भी हो जाएगी और तेरी बड़ी बहन का परिवार बिखरने से भी बच जाएगा। सब कुछ तेरे हाथों में है, तुझे यह शादी करनी ही पड़ेगी। रानी ने बहुत रोना धोना किया, पर उसके मायके वाले नहीं माने और ज़बरदस्ती उसकी शादी उसके जीजा से करवा दिया। मायके वाले तो अपना स्वार्थ देख रहे थे
कि उनकी बड़ी बेटी के बच्चे को माँ का प्यार भी मिल जाए और उनकी छोटी बेटी की शादी भी हो जाए, वह भी बिना किसी खर्च के। वैसे भी यह एक विधुर की शादी थी, तो उन्होंने कोई खर्च नहीं किया, सिंपल सी मंदिर में जाकर शादी कर दी। साथ ही साथ उन्होंने शादी में कुछ दिया भी नहीं, रानी को कोई जेवर तक नहीं दिए। उनका सोचना था कि सोनी को तो इतने जेवर दिए ही थे, तो दोबारा देने की क्या ज़रूरत, वह सब तो रानी को मिल ही जाएंगे। एक तरह से रानी का कोई हक उसके मायके वालों ने उसे नहीं दिया, साथ ही उसके सारे अरमानों को भी खत्म कर दिया। रानी को बहुत गुस्सा आया कि उसका जीवन उसके मायके वालों ने ही बर्बाद कर दिया और वह अपने मायके वालों से नफरत करने लगी। साथ ही साथ जब वह विदा होकर आई तो अपने ससुराल वालों से भी नफरत करने लगी और उन्हें भी खरी खरी सुना दी। रानी के जीजा ने जैसे ही उससे कुछ बोलना चाहा तो वह बोली, मेरे मायके वाले जितने गिरे हुए हैं उससे कम आप भी नहीं हो। आप भी तो अपने स्वार्थ में अंधे हो गए और सोचा कि आपके बच्चे को अगर उसकी मौसी ही माँ बनकर मिल जाए तो आपकी शादी भी हो जाएगी और आपका परिवार भी बस जाएगा, और साथ ही साथ आपके बच्चे को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और वह सौतेली माँ के चंगुल में जाने से भी बच जाएगी। लेकिन आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो एक कुंवारी लड़की थी, उम्र में भी आपसे काफ़ी छोटी हूँ। लेकिन आपने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपने स्वार्थ में। आप कह सकते थे कि नहीं, मैं रानी से शादी नहीं करूँगा, लेकिन आप तो तुरंत ही मुझसे शादी करने को तैयार हो गए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा था। जितनी नफरत मैं अपने मायके वालों से करती हूँ उतनी नफरत मैं आप लोगों से भी करती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, आप सब ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी और अब मैं जो करूँगी अपने आप को खुश रखने के लिए करूँगी और आप लोगों को खुश नहीं रहने दूँगी। रानी का जीजा, जो कि अब रानी का पति बन चुका था, यह सब सुनकर हैरान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रानी से शादी करने का फैसला इतना गलत होगा। और रानी गलत भी क्या बोल रही थी, एक एक बात तो वह सही बोल रही थी। रानी का बोलना था, आप चाहते तो किसी ऐसी लड़की को ब्याह करके ला सकते थे जिसकी शादी में दिक्कत थी, या कोई विधवा या कोई छोड़ी हुई लड़की जिसे आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आपने एक अच्छी खासी कुंवारी लड़की से शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो मैं आपकी ज़िंदगी क्यों संवारने दूँ? आपने सोचा होगा कि मैं आपकी बेटी को माँ का प्यार दूंगी, और मेरे मायके वालों ने भी यही सोचा कि मैं उनकी नतनी को माँ का प्यार दूंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मुझे इसकी मौसी रहने दिया होता तो मैं जीवन भर इससे प्यार करती और जो बन सकता मैं इसके लिए करती, लेकिन अब मैं इसकी माँ बन चुकी हूँ, बल्कि ज़बरदस्ती बना दी गई हूँ, वह भी सौतेली माँ। तो अब मैं सौतेली माँ बनकर दिखाऊंगी। मुझे कोई मतलब नहीं कि यह मेरी बहन की बेटी है या जो भी है, मेरे लिए यह सिर्फ मेरी सौतेली बेटी है और मैं सौतेली बेटी को अपनी बेटी जैसा प्यार कभी नहीं दे सकती। कहकर रानी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। रानी की सास और पति देखते रह गए, किसी के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन रानी की माँ का फ़ोन आया तो उसने अपनी माँ को भी खरी खरी सुना दी और बोला, तुम लोगों ने अपने पैसे बचाने के लिए मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। और हाँ, मुझसे कोई संपर्क रखने की ज़रूरत नहीं, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो और मैं तुम्हारे लिए। कहकर रानी ने फ़ोन काट दिया। रानी अब इस नए परिवार में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी, पर वह अपनी बहन सोनी की बेटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और उससे दूरी बनाकर रखती। एक दो बार रानी के पति ने उससे बोला कि जो भी कुछ हो गया उसे भूल जाओ और बेटी को अपना लो, लेकिन रानी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। रानी ने साफ साफ बोल दिया कि दीदी की बेटी आरजू इस घर में नहीं रह सकती, इसे किसी हॉस्टल में डाल दो। अगर यह मेरे सामने रहेगी तो क्या पता मैं इसके साथ बुरा व्यवहार करूं, इससे अच्छा इसे किसी हॉस्टल में डाल दो, उसके बाद ही मैं अपना बच्चा पैदा करने की सोचूंगी। रानी के पति ने बोला, अभी तो यह बहुत छोटी है, 1-2 साल तो गुजरने दो। रानी ने बोला, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इसके साथ नहीं रह सकती, इसे किसी हॉस्टल में तो डालना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भी इस घर में नहीं रहने वाली। रानी ने पूरे घर में उत्पात मचा दिया इस बात को लेकर। धीरे धीरे समय बीत रहा था और आरजू की दादी ही उसका सब कुछ करती थी। रानी आरजू के लिए कुछ भी नहीं करती। जो सोचकर रानी की शादी इस घर में की गई थी वह तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और इसी तरह से आरजू 5 साल की हो गई और रानी की जिद के आगे रानी के पति को झुकना पड़ा
और आरजू को हॉस्टल में डाल दिया गया। और साल में एक बार ही आरजू कुछ दिनों के लिए घर आती थी, लेकिन फिर भी रानी उससे कुछ खास लगाव नहीं दिखाती, ना ही कोई बातें करती थी। आरजू भी चुपचाप रहती। वह बहुत छोटी थी जब उसकी माँ गुजर गई और उसे कुछ भी नहीं पता था, ना ही किसी ने उसे कभी कुछ बताया था। लेकिन जब रानी उससे दूरी बनाकर रखती थी तो आरजू भी उसके बहुत करीब नहीं जाती थी, नहीं तो रानी उसे डांटने लगती। आरजू को कभी भी समझ में नहीं आता था कि उसकी क्या गलती है, उसकी माँ उसे अपने पास क्यों नहीं रखती और उसकी माँ का उससे कोई खास लगाव क्यों नहीं है। रानी को दुख होता था आरजू के साथ ऐसा करके, क्योंकि इसमें आरजू की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसके परिवार वालों और आरजू के पापा और दादी की गलती थी, जिसका खामियाजा आरजू भुगत रही थी। इसलिए रानी उसको हॉस्टल में ही रखती थी ताकि वह उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। आखिर वह उसकी बहन की बेटी थी, लेकिन उसे पता था अगर वह घर में रहेगी तो वह उसके साथ गलत व्यवहार जरूर करेगी। इसलिए वह अधिक से अधिक दूरी आरजू के साथ बनाकर रखती थी। समय के साथ रानी की अपनी औलाद हुई और रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे वह बहुत प्यार करती थी और हमेशा अपने करीब रखती थी। आरजू की दादी यानी रानी की सास को यह सब कुछ बहुत खलता था कि उनकी बड़ी पोती आरजू हॉस्टल में रहती है और उनका पोता अपनी माँ का पूरा प्यार पा रहा है। रानी का पति भी सोचता कि काश उसकी बेटी भी इसी घर में रहती, लेकिन रानी ऐसा नहीं होने देती। आज रानी के मायके वालों और ससुराल वालों दोनों को लग रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक बच्चा तो माँ का पूरा प्यार पा रहा है और एक बच्चा घर से दूर रहता है, परिवार से दूर रहता है। उसे परिवार का कोई सुख नहीं मिला, लेकिन रानी किसी भी कीमत पर आरजू को साथ रखने को तैयार नहीं होती और आरजू भी को कभी भी अपने करीब नहीं आने देती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और आरजू जवान हो गई, साथ ही साथ उसकी अच्छी नौकरी भी लग गई। वह एक इंजीनियर बन चुकी थी। क्योंकि वह शुरू से ही हॉस्टल में रही थी तो बहुत ही अनुशासन में पली बढ़ी थी, इसलिए पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज थी और उसने 12वीं करते ही इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा निकाल ली थी और अब वह इंजीनियर बनकर नौकरी कर रही थी। अब घर में आरजू की शादी की बात चलने लगी और देखभाल कर आरजू की एक अच्छे घर में शादी तय कर दी गई। अगले महीने आरजू की शादी थी। रानी को अब बहुत बेचैनी हो रही थी कि कितनी जल्दी वक्त बीत गया और आरजू की शादी भी होने को आई। जिस आरजू को उसने आज तक माँ का प्यार नहीं दिया था और अपने से दूर रखा था, आज जब उसकी शादी की बात आई तो रानी का मन बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था कि पता नहीं आरजू के ससुराल वाले कैसे होंगे। अब आरजू उनके घर की बेटी नहीं बल्कि किसी और के घर की बहू बन जाएगी और पता नहीं क्या क्या ख्याल उसके मन में आ रहे थे। जैसे कि एक माँ के मन में आते हैं अपनी बेटी की शादी के पहले। और रानी परेशान हो रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक से तो होगा ना। आज रानी की ममता आरजू के लिए उमड़ रही थी जब वह विदा होकर दूसरे घर जाने वाली थी। आज तक आरजू ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी रानी से और ना ही उसे अपनी माँ के बारे में कुछ पता था। बस आरजू को लगता था कि उसकी गलती क्या है जो उसकी माँ उससे इतना कटी कटी रहती है और कभी उसे अपने करीब नहीं रखा। रानी को भी अब आरजू की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि अब तक भले आरजू उससे दूर थी पर उसके बारे में सारी खोज खबर रानी रखती थी। वह उसका पूरा ख्याल भी रखती थी, उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी, भले ही वह हॉस्टल में रहती थी। रानी अब कुछ वक्त आरजू के साथ बिताना चाहती थी, क्योंकि वक्त के साथ धीरे धीरे रानी का गुस्सा भी ठंडा हो चुका था और जिस बात में आरजू की कोई गलती ही नहीं थी उस बात की सजा वह आरजू को कब तक देती। शादी से एक सप्ताह पहले आरजू घर आ गई थी। रानी ने आरजू पर बहुत प्यार जताया। पहली बार आरजू को माँ का प्यार मिल रहा था। हिम्मत करके आरजू ने रानी से पूछा, मम्मी एक बात बताओ, तुम जैसा भाई को प्यार करते हो वैसा मुझे नहीं करती। पूरी जिंदगी मुझे अपने से दूर रखा, मैंने कभी कुछ नहीं पूछा, लेकिन अभी तुम्हारा प्यार देखकर मैं हिम्मत कर रही हूँ पूछने की, यह सब तुमने क्यों किया। रानी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठकर वहाँ से चली गई, क्योंकि वह आरजू को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। पता नहीं वह समझ पाती या नहीं समझ पाती। और अब जब रिश्ते करीब हो रहे थे तो फिर उन्हें क्यों दूर करना। आरजू ने दोबारा कुछ नहीं पूछा। आरजू की शादी हो गई और कुछ घंटे बाद आरजू की विदाई होने वाली थी। रानी आरजू के कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया और बोली, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, ना ही किसी और ने बताया।
लेकिन तुम्हारा हक है यह जानना, इसलिए आज मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी और तुम्हें यह भी पता चलेगा कि मैंने तुमसे यह दूरी क्यों बनाकर रखी हुई थी। और फिर तुम मेरे बारे में जो सोचना चाहो सोच सकती हो, क्योंकि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ना ही मेरी कोई गलती थी। सब भाग्य का लिखा था। और रानी ने अपने जीवन की सारी कहानी आरजू को बता दी। सुनकर आरजू को यकीन नहीं हुआ कि रानी उसकी माँ नहीं बल्कि मौसी है। रानी ने सोनी की फ़ोटो भी आरजू को दिखाई और बोली, यह तुम्हारी माँ है और मेरी बड़ी बहन सोनी। सोनी की फ़ोटो देखकर आरजू को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और रानी उसकी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। और रानी ने यह भी बताया कि इसी गुस्से की वजह से उसने आरजू को ज़िंदगी भर अपने से दूर रखा, ताकि वह उसके साथ कहीं कोई सौतेला व्यवहार ना करने लगे। आरजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रानी ने बोला, ज़्यादा सोचो मत, जो सच था वह मैंने तुम्हें आज बता दिया, क्योंकि तुम्हारा हक था उसे जानने का। हाँ, मैंने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन अब समय के साथ मेरा गुस्सा ठंडा पड़ चुका है और मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम ही मेरी बेटी हो और अब मैं तुम्हें माँ का प्यार देना चाहती हूँ। पर अब वक्त ही कहाँ बचा तुम्हें माँ का प्यार देने के लिए। तुम इस घर से विदा हो रही हो और मुझे अजीब सी चिंता हो रही है कि तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक तो होगा जैसे कि एक माँ को होती है। आरजू रानी के गले लगकर रोने लगी और बोली, आपने मुझे कभी माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन कभी सौतेली माँ जैसा व्यवहार भी तो नहीं किया। अच्छा हुआ जो आपने मुझे से एक दूरी बना ली अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए। क्या पता आप मेरे करीब रहती तो मेरे साथ बुरा बर्ताव करती तो शायद हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा खराब होता, लेकिन अभी कम से कम हमारा एक अच्छा रिश्ता तो है। रानी ने बोला, हाँ बिल्कुल, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। रानी ने आरजू को जेवरों का एक डब्बा दिया। आरजू ने जब उन्हें खोला तो देखा उसमें जेवर भरे हुए थे। आरजू ने बोला, यह कैसे जेवर है मम्मी, तुमने तो मुझे पहले ही काफ़ी जेवर दे दिए हैं। रानी ने बोला, हाँ मैंने तुम्हें पहले ही बहुत जेवर दिए हैं और वह जेवर तो एक बेटी का हक है जो उसे शादी में दिए जाते हैं, जो मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर तुम्हारे लिए खरीदे। और यह जेवर जो इस डब्बे में है यह तुम्हारी मम्मी यानी कि मेरी सोनी दीदी के जेवर हैं, जो कि मेरी शादी तुम्हारे पापा से होने के बाद मेरे माँ बाप और तुम्हारे पापा के अनुसार मेरे हो गए थे, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा की पत्नी और इस घर की बहू बन चुकी थी। यही सोचकर और अपने पैसे बचाने के लिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे शादी में कोई जेवर नहीं दिए। उन्हें लगा कि अपनी बड़ी बेटी को तो उन्होंने शादी में जेवर दिए ही थे और अब वह तो रही नहीं, तो उसकी जगह हमारी छोटी बेटी ले रही है, तो फिर उसे हम दोबारा जेवर क्यों दें, उसे तो वह जेवर मिल ही जाएंगे। और इस घर में ब्याह करके आते ही तुम्हारे पापा ने यह जेवर मुझे पकड़ा दिए थे, यह बोलकर कि यह अब तुम्हारे जेवर हैं, लेकिन मैंने आज तक इन जेवरों में से एक जेवर को भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि यह सोनी दीदी के थे और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी का हक था, मेरा नहीं। क्योंकि मुझे पता है औरतों को जेवर से खास लगाव होता है और हर औरत अपने जेवर अपनी बेटी या बहू को ही देना चाहती है। सोनी दीदी का कोई बेटा तो था नहीं, बस तुम थी, तो इन जेवरों पर तुम्हारा हक है और जब तुम इन जेवरों को पहनोगी तो तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। इन जेवरों को अपनी माँ का आशीर्वाद समझकर अपने पास रखो। आरजू उन जेवरों को छूकर अपनी माँ को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। रानी ने बोला, बहुत संभाल कर रखे थे यह जेवर मैंने और सोचा था तुम्हारी शादी में तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि इन पर तुम्हारा ही हक है, मेरा नहीं। और हाँ, रानी ने कुछ पेपर भी आरजू को दिए और बोले, यह लो, यह भी तुम्हारा हक है। आरजू ने जब पेपर खोल कर देखे तो वह उसके पापा के दूसरे मकान के पेपर थे, जो कि रानी ने आरजू के नाम करवा दिए थे। आरजू ने बोला, यह क्या मम्मी, यह तो दूसरे वाले घर के पेपर हैं, यह मेरे नाम क्यों कर दिया? तो रानी ने बोला, बेटा यह तुम्हारा हक है, तुम भी हमारी औलाद हो, इस घर की बेटी हो, तो तुम्हारे पापा की संपत्ति पर तुम्हारा बराबर का हक बनता है। यह घर तुम्हारे भाई को मिलेगा और दूसरा वाला घर हमने तुम्हारे नाम कर दिया, क्योंकि वह तुम्हारे हक का है और मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगी, क्योंकि भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया पर हो तो तुम मेरी बेटी ही ना। यह सब बातें सुनकर आरजू रानी के गले लग गई और रोने लगी। रानी ने भी आरजू को गले लगाते हुए बोला, वह घर अब तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो उसका इस्तेमाल करो, लेकिन हाँ, मायका तुम्हारा यही रहेगा।
जहाँ तुम्हारी माँ रहेगी और तुम्हारा भाई रहेगा। मायके के लिए तुम मेरे पास ही आओगी, मैं जहाँ भी रहूँ। आरजू को आज अपनी विदाई के वक्त सही मायनों में अपनी माँ और अपना मायका मिल गया। आरजू को आज अपनी माँ का पूरा प्यार मिल रहा था, लेकिन यह बस कुछ पलों के लिए था, क्योंकि उसकी विदाई का वक्त आ चुका था।